सर एक बात इसमें और देखने में आ रही है कि छत्तीसगढ़ में जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि लगभग 8-9 अप्रैल से लॉकडाउन लगा दिया गया था ज्यादातर जिलों में। और लॉकडाउन लगे हुए अब जो है वो 20 दिन से अधिक हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि संक्रमण के जो मामले हैं उनमें कमी नहीं आई है। औसतन रोजाना 15,000 के करीब नए मामले सामने आ ही रहे हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है, जबकि लॉकडाउन भी लग गया है, लोगों की आवाजाही कम हो गई है, फिर भी ये मामले क्यों कम नहीं हो रहे हैं? देखिए, लॉकडाउन का इफेक्ट दिखने में 2 से 3 हफ्ते लगते ही हैं जी, क्योंकि वायरस का साइकिल है। 14 दिन तक इन्फेक्टिव है हम। जी, तो जो डिजीज पहले फैल चुकी थी जी, उसके जो पॉजिटिव लोग थे वो तो थे ही, भले जी, हमने लॉकडाउन किया पर वो तो पॉजिटिव हो चुके थे। जी, लॉकडाउन से अब हमने वो नंबर्स बढ़ने से रोका, जी, उन्होंने डिजीज फैलाना बंद किया, पर जो ऑलरेडी पॉजिटिव थे वो तो थे ही। जी। तो वो नंबर्स आपको कम होना दिखेंगे 2 से 3 हफ्ते बाद। अच्छा। इसका एक अच्छा एग्जांपल आप देखिए, जैसे जब रायपुर की सिचुएशन और दुर्ग की सिचुएशन देखिए तो यहाँ अच्छा कंट्रोल दिखने लगा है। जी, अब नंबर्स कम आते दिख रहे हैं आपको। जी, एक समय था 18-19 तारीख के आसपास जब लोगों को रायपुर के अंदर एक ऑक्सीजन बेड ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा था। जी, आज आपको प्राय हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बेड तो तुरंत मिल जाता है। जी, वेंटिलेटर्स बेड की अभी भी बहुत सी दिक्कत है, शायद वो भी आने वाले 10-15 दिनों में अगर डिजीज इसी तरह धीरे धीरे कम होती गई तो उसकी भी समस्या कम हो जाएगी। जी, बट स्टिल अब वेंटिलेटर्स हैं शहर में। जी, एक समय था जब आपको वेंटिलेटर ढूंढने से नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन बेड ढूंढने से नहीं मिल रहा था, जी, आपको 10 जगह ट्राई करना था। अब वो सिचुएशन कंट्रोल हो रही, तो डेफिनेटली लॉकडाउन ने हेल्प किया है। डिजीज रूरल में जरूर गई है, वो देखिए वो वायरस का नेचर, एक पीक आता है फिर प्लेटो होता है, तो प्रोबेबली अर्बन पीक आके चला गया है। जी। लॉकडाउन इफेक्ट है ही है। और रूरल में जरा सी अभी है दिक्कत। कुछ दिन के बाद जब ये पब्लिक सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करेगी, सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करेगी, अर्ली डायग्नोसिस होगा, तो वहां पर भी चीजें कंटेन हो जाएंगी। सर, ये जो कोरोना की दूसरी लहर है उसमें कोविड इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली एक दवा का नाम अब काफी चर्चित हो गया है, लगभग सभी लोगों की जुबान पर है, और वो है रेमडेसिविर। ये रेमडेसिविर इंजेक्शन की काफी मांग देखी जा रही है और इसकी कालाबाजारी तक की काफी शिकायतें मिल रही हैं। हम सर ये जानना चाहेंगे कि ये इंजेक्शन कोविड के इलाज में कितना जरूरी है, कब इसकी जरूरत व्यक्ति को पड़ती है, मतलब मरीज को कब इसकी जरूरत पड़ती है, और क्या ये रेमडेसिविर इंजेक्शन वाकई जीवन रक्षक है? देखिए, रेमडेसिविर पहली लहर में भी था जी, रेमडेसिविर अभी भी है। रेमडेसिविर की क्राइसिस हुई, लोगों को ये लगने लगा कि अगर मुझे रेमडेसिविर लग जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, जी, और उसने क्राइसिस की सिचुएशन पैदा करी। जी, ठीक है, अदरवाइज इस ड्रग को अगर प्रॉपरली यूज किया जाए तो बिल्कुल क्राइसिस नहीं होती। पहली चीज, रेमडेसिविर को ओवर रेट किया गया। जी, रेमडेसिविर को जो अप्रूवल मिला दैट इज इमरजेंसी यूसेज के लिए। इमरजेंसी यूसेज अप्रूवल है उसके पास। इमरजेंसी यूसेज अप्रूवल का मतलब इट हैज नॉट येट पास्ड ऑल द ट्रायल। जी, अभी तक ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट नहीं है कि इस दवा से कोविड वायरस मर जाता है या रेप्लिकेशन 0 हो जाता है या ये ट्रीटमेंट के लिए 100% कारगर है। अभी तक इसका एविडेंस या क्या प्रमाणिकता नहीं है हमारे पास, किसी के पास नहीं, इवन कंपनी के पास नहीं है। जी, ठीक है, जैसे हम पैरासीटामोल के बारे में बोलते हैं ना कि बुखार हुआ पैरासीटामोल खाओ बुखार उतरेगा, जी, वैसा रेमडेसिविर के साथ नहीं है, उसमें प्रमाणिकता अभी भी बाकी है। जी, क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन थी और स्टडीज में ऐसा दिखा कि ये कुछ कारगर है तो इसको अप्रूवल मिल गया। अगर ये कोविड का इतना भयानक रूप नहीं होता तो अभी तक रेमडेसिविर को अप्रूवल नहीं मिला होता। जी, दूसरी चीज, जिस कंपनी ने रेमडेसिविर को इन्वेंट किया वो खुद लिटरेचर ये कहता है कि ये वायरस रेप्लिकेशन को रोकता है, कम करता है, डिजीज के ड्यूरेशन को 2 दिन कम करता है, डिजीज के ड्यूरेशन या रिकवरी को 2 दिन फास्ट करता है। मतलब अगर मेरी रिकवरी 12 दिन बाद होनी थी तो 10 दिन बाद हो जाएगी, अगर 6 दिन बाद होनी थी तो 4 दिन में हो जाएगी। इट फास्टेंस दी रिकवरी, रिकवरी को फास्ट करता है, पर ये ठीक करता है ऐसा नहीं है। ओके। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे रेमडेसिविर मिला जी, तो मैं 2 दिन पहले ठीक हो सकता हूँ, पर नहीं मिला तो ऐसा नहीं है कि मैं ठीक नहीं होऊंगा, और मुझे अगर लग गया तो मैं 100% ठीक हो जाऊंगा, ऐसा भी नहीं। अच्छा। दिस इज नॉट ए 100%, वी डोंट हैव ए 100% एविडेंस कि दिस इज अ डेफिनेट ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। सिर्फ ये रिकवरी को फास्ट कर सकता है। जी, तो ओवररेट हो गए। दूसरा, इनका यूज केवल और केवल मॉडरेटली सीवियर और सीवियर डिजीज के लिए, मतलब जिनको ऑक्सीजन लग रहा है,
जी। क्राइसिस क्यों हुई? जिसको बुखार आया उसने भी रेमडेसिविर लगाया, जिसको ऑक्सीजन की कमी नहीं थी पर सीटी स्कैन करा लिया था, ब्लड टेस्ट करा लिए थे, उसमें नंबर्स वेर सम अलार्मिंग, तो मैंने रेमडेसिविर लगा लिया। या क्योंकि मेरी पहुंच अच्छी थी और मेरे पास एक्सेस था तो मैंने रेमडेसिविर अरेंज कर लिया और मैंने लगवा लिया। इस सिचुएशन के कारण क्राइसिस हुई और क्राइसिस का कोई रीजन नहीं। हम उस दवा के पीछे भागे जिसका भी कोई औचित्य ही नहीं था। जी, ये सर आपने बहुत बड़ी जानकारी दी है, क्योंकि लोगों में इस दवा को लेके एक मारामारी सी मची हुई है और मुझे लगता है कि आपकी ये जो वक्तव्य है ये लोगों के काफी काम आएगा। सर, अब हम बात करते हैं वैक्सीनेशन की, टीकाकरण की। तो सबसे पहले तो एक जो मूल सवाल है कि कोविड जो वैक्सीनेशन है उससे शुरू हुए काफी समय हो गया है और 1 मई से तो 18 वर्ष से ऊपर वालों को भी अब ये लगना शुरू हो गई है। ये कोरोना वैक्सीन किसी भी व्यक्ति के लिए कितनी जरूरी है और कितनी प्रभावी है ये? देखिए, वैक्सीनेशन जो भी एलिजिबल लोग हैं उनको बहुत आगे आके लगवाना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन ही अभी के तारीख में मैंने कहा ना, स्टिल वी डोंट हैव ए डेफिनेट ट्रीटमेंट। हमें नहीं पता कि इस वायरस को मारने की कौन सी दवा है जी। तो एटलीस्ट हम प्रोटेक्ट हो सकते हैं। वैक्सीन लगवा के हम इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। वैक्सीन बढ़ाने से, इम्यूनिटी लगाने से इम्यूनिटी जो आएगी हमारे शरीर में वो हमें सीवियर सिम्टम्स तक नहीं जाने देगी। अगर मैं कभी इन्फेक्ट भी हुआ तो माइल्ड सिम्टम्स होके चले जाएंगे या मॉडरेट पे आके मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं सीवियर सिम्टम्स तक नहीं जाऊंगा। तो वैक्सीनेशन डिजीज को कंटेन करने में भी हेल्प करेगा, स्प्रेड को भी रोकेगा, सीवियर सिम्टम्स को भी कम करेगा, लाइफ सेविंग भी रहेगा, हॉस्पिटल से लोड भी कम होगा। तो एडवांटेजेस ढेर सारे हैं। जी सर, एक बात और है, एक गलतफहमी या भ्रांति इस समय ये भी फैली हुई है, कुछ लोगों के बीच में अफवाहों का भी दौर जारी है कि फलाने ने जो है वो टीका लगवाया, कोविड वैक्सीन लगवाई, उसके बाद उसको संक्रमण हो गया। या कई लोग ये भी कुतर्क करते हैं कि देखिए फलाने व्यक्ति ने तो दोनों डोज लगवा लिए थे, उसके बाद भी उसको संक्रमण हो गया। तो ये जो भ्रांतियां, गलतफहमियां कहाँ तक सही हैं और इसको सुधारने के लिए, गलतफहमी दूर करने के लिए क्या तर्क है? आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं पहले दूंगा। अभी 2 डोज लगाए फिर भी कोविड हो गया तो फायदा क्या लगाने का? जी। देखिए, वैक्सीन आपके बॉडी में इन्फेक्शन नहीं होगा ऐसा नहीं है। वायरस अगर आपके बॉडी में जाएगा तो इन्फेक्शन हुआ। जी। वैक्सीन आपके नाक और मुंह के पास शील्ड तो नहीं बना रहा, मास्क तो नहीं बना रहा। वैक्सीन आपके ब्लड में, बॉडी में एंटीबॉडीज बना रहा है, वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बना रहा है। जी। अगर मैं मास्क नहीं पहनूंगा, मैं प्रिकॉशंस नहीं फॉलो करूंगा या किसी कारणवश ब्रीच हुआ प्रोटोकॉल, तो वायरस एंट्री करेगा मेरे बॉडी में। जी। बट क्योंकि मेरे शरीर में पहले से एंटीबॉडीज मौजूद है वैक्सीनेशन के कारण, वो वायरस को बहुत ज्यादा भयावह रूप लेने नहीं देगा मेरे बॉडी में, उसको वहीं पर कंट्रोल कर लेगा, सिम्टम्स माइल्ड या मॉडरेट होकर चले जाएंगे। तो वैक्सीन लगने के बाद इन्फेक्शन नहीं होगा ये सोचना गलत है। अगर मैं लापरवाही करूंगा तो इन्फेक्शन तो होगा, बट मैं सीवियर सिम्टम्स की तरफ नहीं जाऊंगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हमारे फर्स्ट वे में जो हमारे हेल्थ केयर थे, जो हमारे डॉक्टर्स थे, हमारे जो नर्सेस थे, हमारा जो स्टाफ था, काफी मात्रा में पॉजिटिव होते थे। मे बी एट ए टाइम 40-50 लोग हमारे साथ एडमिट रहते थे, हमारे हेल्थ केयर पूरा स्टाफ। अब एक समय जब हमारे पास 4 और 5 भी नहीं है, तो वैक्सीनेशन का ये फायदा है। बहुत बढ़िया आपने बात बताई है लोगों को, और लोगों की आंखें इससे खुलनी चाहिए। जो भी लोग टीकाकरण को लेकर कोई झिझक दिखा रहे हैं, उनको ये एक जो आपका तर्क है ये बहुत अच्छा है कि जब स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नहीं लगी थी तब वो ज्यादा संक्रमित हो रहे थे, और जब उनको लग गई है तो अब स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के बीच में, डॉक्टरों के बीच में, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उनके बीच में संक्रमण के अब मामले बहुत कम आ रहे हैं। ये वैक्सीन का एक सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा क्वेश्चन जो आपने कहा कि वैक्सीन लगने के बाद कोई पॉजिटिव आ गया, देखिए ये ऐसा कभी नहीं होता जी। अब एक चीज हमने शुरू से देखी है कि आज अगर मैं इन्फेक्ट होता हूँ तो सिम्टम्स आने में 5 दिन लगते हैं जी। अब जो लोग वैक्सीन लगने के बाद पॉजिटिव आए उनके साथ यही कोइंसिडेंस हो रहा है कि मैंने आज इन्फेक्शन रिसीव किया जी, मेरे बॉडी में सिम्टम्स नहीं थे, मैंने परसों वैक्सीन लगवाया जी, 1 तारीख को मुझे इन्फेक्शन हुआ पर मेरे बॉडी में सिम्टम्स नहीं थे, मैंने 3 तारीख को वैक्सीन लगाया जी, 5 तारीख को मुझे सिम्टम आ गया जी, उसके बाद 6 तारीख को भी सिम्टम रहे, 7 को मैं टेस्ट कराता हूँ, मैं पॉजिटिव होता हूँ। तो मुझे लगता है कि मैंने वैक्सीन लगाया इसलिए पॉजिटिव हुआ। पर अगर मैं ध्यान से सोचूं तो मुझे वैक्सीन लगने के 2 दिन बाद सिम्टम आए थे जी, तो इन्फेक्शन मुझे पहले से हुआ था। तो ये पहले का जो इन्फेक्शन है ये सब क्लिनिकल फेज में रहता था मेरे बॉडी में,
जी। और वो एक कोइंसिडेंस हुआ कि मैंने वैक्सीन लगवाई और मैं बाद में पॉजिटिव हुआ। तो इसमें वैक्सीन का दोष नहीं है, मैं पहले से ही पॉजिटिव था और ये मामले भी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। जी। नेगेटिव खबरें बहुत जल्दी फैल जाती है कहते हैं ना, तो वो कुछ एक आधे रेयर इंसिडेंसेस जो होते हैं, जी। ओकेजनल केसेस जो होते हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं, बाकी अदरवाइज ये नंबर्स भी बहुत कम है। सर, एक टीकाकरण से जुड़ा एक सवाल और था कि वैक्सीन लगाने के बाद में किसी व्यक्ति ने कोविड वैक्सीन की खुराक ली, उसको बाद में तत्काल बाद क्या उसे कुछ अतिरिक्त सावधानियां बरतना जरूरी होता है? देखिए, वैक्सीन लगने के बाद एक कॉमन फीचर होता है कि बच्चों में भी देखते हैं टीका लगा बुखार आता है, तो कुछ लोगों में बुखार आना, हाथ में कड़ापन होना, बदन में दर्द होना हो सकता है। अगर वैक्सीन लगने के बाद ये बुखार दूसरा दिन भी है, तीसरा दिन भी है जी। तो मुझे कोविड के लक्षण है ऐसा मानना चाहिए और मुझे अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अच्छा। सुबह टीका लगा, रात को बुखार आया, सुबह ठीक हो गया तो कोई घबराने की बात नहीं। जी। सुबह टीका लगा, रात को बुखार आया, मैं जी। पैरासिटामोल खा के सो गया, जी। सुबह 12 बजे फिर बुखार आया, मैंने फिर पैरासिटामोल खाया, रात को जी। फिर बुखार आया, तो मुझे पैरासिटामोल खा के सोना नहीं, मुझे अपने डॉक्टर को बताना है ओके। कि मैंने वैक्सीन लगवाया है। और मुझे ये वो वाला फेज हो सकता है कि मैं सब क्लिनिकल फेज में पहले से था, जी। वैक्सीन वॉज जस्ट ए कोइंसिडेंस, अब क्योंकि फीवर परसिस्ट कर रहा है तो इट कुड बी कोविड। तो ऐसे केस में टेस्टिंग की जरूरत होती है। जी। सर, एक बात और है कि वैक्सीन के 2 डोज के बीच में, यानी कि 2 खुराक के बीच में कितना समय अंतराल होना जरूरी है? ये मैं सवाल इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि कुछ जगह पर ये एक थ्योरी भी चल रही है कि यदि 28 दिन या 6 हफ्ते के बजाय ज्यादा गैप रखेंगे तो इसका प्रभाव ज्यादा बढ़ जाएगा। ये तर्क कहाँ तक सही है? देखिए, ये सारी वैक्सीन नहीं है अभी, तो इनके बारे में लगातार स्टडीज हो रही हैं, रिसर्च चल रहे हैं, पर हमें उन रेयर थॉट्स पे नहीं जाना है जो कहते हैं कि जितना देर हो उतना बेहतर। हो सकता है आगे चल के स्टडी से एविडेंस आए, बट एज ऑफ नाउ अगर कोविशील्ड है तो 6 से 8 हफ्ते रह गया, अगर कोवैक्सीन है तो 4 हफ्ते रह गया। दिस इज एस्टैब्लिश्ड फैक्ट, जो अभी तक के लिटरेचर में सबसे बेस्ट गैप है वो ये है, तो वी शुड फॉलो दिस गाइडलाइन। जी। डॉक्टर साहब, इस अभी पूरी चर्चा के दौरान हमने जो नया वेरिएंट है उसके लक्षणों के बारे में बात की, हमने इलाज के बारे में बात की और हमने वैक्सीनेशन के बारे में बात की। अब इस चर्चा के इस अंतिम पड़ाव में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसके बारे में अब हम बात करना चाहेंगे और वो है बचाव के बारे में, क्योंकि अभी भी जो मूल मंत्र है जो 1 साल पहले प्रभावी था वो वही मूल मंत्र अभी भी कारगर है और वो है कि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। तो सर, मैं यही जानना चाहूंगा कि इस जो अभी नया वेरिएंट है उससे बचने के लिए लोगों को और अतिरिक्त क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि हम तो पिछले 1 साल से लगातार लोगों को जागरूक कर ही रहे हैं कि फेस मास्क पहने, समय समय पर अपने हाथ धोते रहें, लोगों से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखें। ये तो हम लगातार करीब 1 सवा साल से लोगों को जागरूक कर ही रहे हैं, लेकिन कोविड का जो ये एक नया कोरोना का जो एक नया वेरिएंट सामने आया है, या यूं कहें कि और काफी सारे वेरिएंट सामने आए हैं, अब इसमें क्या अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अब डबल फेस मास्क यानी कि 2 फेस मास्क पहनना ज्यादा प्रभावी है। इस पर सर थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। देखिए, वायरस ने नेचर बदला, म्यूटेशन हुआ, उसमें सिम्टम्स सीवियर हुए, इन्फेक्टिविटी बढ़ी, बट ट्रांसमिशन का मोड आज भी वही है जी। तो सावधानियां भी वही हैं, मास्क, हैंड हाइजीन एंड सोशल डिस्टेंसिंग। जी। तो ये 3 ही चीज है मूल मंत्र। जिन लोगों ने ये फॉलो किया वो आज भी बचे हुए हैं। जी। डबल मास्क का जहां तक सवाल है, बहुत स्ट्रांग एविडेंस नहीं है, पर जो लोग हाई इन्फेक्टिव जोन में काम करते हैं, जो ज्यादा प्रीडिस्पोज होते हैं, उनमें ट्रिपल लेयर मास्क जो हमारे मेडिकल मास्क होते हैं जो बोले जाते हैं कि बेहतर होते हैं रादर देन कपड़े का सिंगल मास्क। तो सिंपल 2 लेयर का कपड़े का मास्क इज गुड इनफ। बट देखिए, मास्क अगेन आपको डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। हमने मास्क पहना और वो नाक के नीचे है तो फिर वो सिंगल लेयर हो या 5 लेयर तो कोई मतलब नहीं है जी। तो मास्क को पहनना है तो नाक और मुंह पूरा कवर होना चाहिए, डिस्टेंसिंग मेंटेन होनी है, चेहरा छूने से पहले हाथ धोना है। सक्सेस इन्हीं पे ही डिपेंड करेगी जब तक कि हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं आ जाता। सर, एक आखिरी सवाल कि जब पिछले साल जब हम बात करते थे तो हम लगातार ये कहते थे कि जो कोरोना संक्रमण है वो ड्रॉपलेट से, यानी कि किसी के छींकने से या खांसने से जो हमारे मुंह से कण निकलते हैं उससे फैलता है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, ये तो हवा से भी फैलता है, वातावरण में भी मौजूद है। तो ये जब चीज सामने आई, ये जब तथ्य सामने आया
तो लोगों में और दहशत बढ़ गई। अब तो यहाँ तक कि कई लोग इतने ज्यादा चिंतित हो गए हैं कि वो अपने घर के आंगन में जाने में घबराने लग गए हैं, बालकनी में जाने में घबराने लग गए हैं। उनको लगता है कि कहीं उनको एकदम से संक्रमण ना लग जाए। तो ये डर कहाँ तक जायज है? क्या ये वाकई हवा में मौजूद है? और यदि है तो इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, ये अभी तक एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट नहीं है कि ये हवा में है जी। मैंने फिर से वही कहूंगा कि कुछ छोटे से सर्च स्टडीज आती हैं जो इस तरह की चीजें शो करती हैं, बट स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। तो हवा में होने के अभी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, तो हमें उस अफवाह पे नहीं जाना चाहिए जब तक कि एक एस्टेब्लिश फैक्ट नहीं हो जाता, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। जी। तो बालकनी में जाना, घर के छत पे जाना, ये सब चीजें अवॉइड करना, ऐसे कोई फायदा नहीं होना है। फायदा जब आप भीड़ भाड़ वाली जगह से बचेंगे, मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, उसी से ही होगा। और दूसरी चीज, अगर ये हवा में आ गया, एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, अगर ये हवा में आ गया तो हम सब पॉजिटिव हो चुके होते हैं अब तक। ऑब्वियस सी बात है। अगर ये हवा में होता तो हम तो डॉक्टर्स और हेल्थ केयर तो दिन भर हॉस्पिटल में रहते हैं, हम तो सारे के सारे पॉजिटिव हो गए थे, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो जब भीड़ भाड़ वाली जगह में जाना है, एक तो अवॉइड करना है, किसी के संपर्क में आना है तो मास्क पहनना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, दैट शुड बी सफिशिएंट। सर, अंत में हम चाहेंगे इस कार्यक्रम के कि इस समय बड़ी संख्या में हमारे श्रोता आपको सुन रहे हैं, एक अपील आप उनके नाम पर करें ताकि वो उनका डर भी दूर हो और वो इस संक्रमण से बच भी सकें। देखिए, डर दूर करने के लिए मैं एक ही चीज कहूंगा कि आज भी 98% लोग ठीक होके जाते हैं जी। 98 से ऊपर प्रतिशत लोग ठीक होके जाते हैं जी। तो ये एक अच्छी बात है। बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें डेथ जो होती है, हम मेडिकल के टर्म्स में किसी भी डिजीज को सीवियरिटी की बात करें तो हम ये बोलते हैं कि इस कैंसर में सर्वाइवल 60% है, इस डिजीज में सर्वाइवल 40% है, इसमें 98% से ऊपर है जी। पर ये 90% से ऊपर तब होगा, और ये 99% से भी ऊपर जा सकता है, ये तब होगा जब आप हल्के लक्षण आते ही आप टेस्ट कराएं, अपने आप को आइसोलेट करें और डॉक्टर की सलाह से ट्रीटमेंट लें। तो पॉजिटिव थिंग ये है कि सर्वाइवल इज गुड, और अपील ये है कि जरा से भी लक्षण दिखें अपने आप को आइसोलेट कर लें, डॉक्टर की सलाह से ट्रीटमेंट लें, सेल्फ मेडिकेशन से बचे, अपने मर्जी से इन्वेस्टिगेशन कराने से बचे, क्योंकि आप फिर इन्वेस्टिगेशन कराने बाहर ही जाते हैं, अल्टीमेटली यू स्प्रेड द डिजीज। तो रादर देन कि हमें डॉक्टर की सलाह ले ले, सिंपल से तरीके हैं, ऑक्सीजन लेवल चेक करना, टेम्परेचर चेक करना, 6 मिनट वॉक टेस्ट करना, जो कि हमें सीटी स्कैन और ब्लड टेस्ट से ज्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो वी शुड फॉलो दिस थिंग्स। डॉक्टर सुंदरानी, आपने हमें इस समय चल रहा है कोविड संक्रमण, उसके लगभग सभी पहलुओं के बारे में बहुत ही विस्तार से और बहुत उपयोगी जानकारी दी है। निश्चित रूप से आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी, और न सिर्फ उनका तनाव, चिंता और डर दूर होगा, बल्कि उनको अब इस संक्रमण से बचने का भी काफी अच्छे से जानकारी मिल गई है। हम पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी केंद्र रायपुर का यह विशेष कार्यक्रम। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।